गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने बायो-सेवर्ट्स लॉ और उसके दो एप्लीकेशंस डिस्कस कर लिए थे। उसी सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज बायो-सेवर्ट्स लॉ के जो दो एप्लीकेशन हमने पिछली क्लास में पढ़े हैं, उन्हीं एप्लीकेशन के बेसिस पर लास्ट 20 ईयर्स जेईई के जितने रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ एडिशनल प्रॉब्लम भी रिलेटेड डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, मैग्नेटिज्म, बायो-सेवर्ट्स लॉ और उसके मैं एप्लीकेशन को थोड़ा सा रिवाइज करके रिकैप देते हुए आगे बढ़ता हूँ। तो बेटा हम लोगों ने जब इसके एप्लीकेशन पढ़े थे तो बायो-सेवर्ट्स लॉ तो लिखा ही है बेटा। यहाँ पे अगर हम लोग एप्लीकेशन को देखें तो एप्लीकेशन को देखें बेटे, तो इसमें दो एप्लीकेशन है जो कि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एक सर्कुलर रिंग, और अगर इस सर्कुलर रिंग में आई करंट फ्लो हो रहा है तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, BC कितना होगा, तब जब इस रिंग का रेडियस कितना है R। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया था वो बच्चों आया था BC इक्वल्स टू μ0I/2R। ठीक, तो ये बायो-सेवर्ट्स लॉ का पहला एप्लीकेशन है। और हम लोग इसके सेकेंड एप्लीकेशन की तरफ अगर ध्यान दें तो सेकेंड एप्लीकेशन में हम लोगों ने स्ट्रेट कंडक्टर, और हमने इसका प्रूफ भी करा था, स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I। तो इस स्ट्रेट कंडक्टर से D डिस्टेंस की डिस्टेंस पर, स्ट्रेट कंडक्टर से D डिस्टेंस की दूरी पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किए थे। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आया था μ0/4π, μ0 क्या बेटे, परमिएबिलिटी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, मैं बार बार इसको लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। वैसे तो क्वेश्चंस में दिया रहेगा, μ0 को क्या बोलेंगे, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और वैल्यू कितनी होगी 4π × 10⁻⁻⁷। ठीक, इसी तरह से बेटा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक आया था कांस्टेंट या मीडियम कांस्टेंट आया था, परमिटिविटी, और जिसकी वैल्यू हुआ करती थी, याद करिए 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, तो हाँ एक चीज़ और, तो μ0 आपको समझ आ गया, मैंने वैल्यू भी रख दी। ये जो D डिस्टेंस होता है बेटे, हमेशा इसके साथ कितना एंगल बना होता है, 90। ठीक, μ0/4πI दिस डिस्टेंस D। नाउ इन ब्रैकेट अगर हम इसको यहाँ से मिलाएं और इसको यहाँ से मिलाएं, this angle is phi1 and this angle is phi2, then I can write here sin phi1 plus sin phi2। ठीक है, this is the formula of yours, या this is the formula of बायो-सेवर्ट्स लॉ या एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ। बेटे ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप सोचते होंगे कि सर ये दो ही केसेस में हम मैग्नेटिज्म के मैक्सिमम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यकीन मानिए सिर्फ इन दो ही कॉन्सेप्ट से जेईई ने 20 ईयर्स में मुझे लगता है कि 10 से 12 बार इन्हीं दो पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे हैं। जैसे मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में बोला था कि आप अक्सर सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चन सॉल्व करते रह जाते हैं, और एक छोटा सा फॉर्मूला होता है RT = R0 1 + αt। बार बार याद दिला रहा हूं मैं आपको। इस पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में सारे सवाल पूछे गए हैं। 2019 में 3 सवाल पूछे गए इसी पे, और लास्ट 20 ईयर्स, अब 2002 से पेपर को उठाएं, वॉच करें, तो इसी पे मिलेगा आपको मैक्सिमम न्यूमेरिकल, इसी फॉर्मूले पे मिल जाएंगे। उसी तरह से बेटे पूरे मैग्नेटिज्म में बहुत कुछ होता है पढ़ने के लिए। हम सोलिनॉइड, टॉरॉइड के पीछे ज़्यादा परेशान होते हैं और मैक्सिमम न्यूमेरिकल यहीं से आ जाते हैं। तो अगर आप इस दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं, सीखते हैं, तो डेफिनेटली आपको इस चैप्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, तो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। देखिए आइए, तो बेटा हम लोग लास्ट क्लास में एक क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में बेटे हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, उस क्वेश्चंस को मैं फिर से सॉल्व करा देता हूँ। क्वेश्चन ये था कि दो हमारे पास रिंग थे, मैंने क्वेश्चंस लास्ट क्लास में नोट करवा दिया था। दो रिंग थे, या मैं पूरा क्वेश्चन ही रिकॉल कर देता हूँ। दो रिंग हैं, एक में करंट है बेटा I, कितना करंट है I,
दूसरा रिंग है बेटे और इसमें करंट है 2I। जेई 2002 का क्वेश्चन है बेटा ये 2002, ठीक है। एक में करंट कितना I, दूसरे में कितना 2I। इसका रेडियस बेटे R और इसका रेडियस था 2R। इस रिंग का उन्होंने नाम रखा था A और इस रिंग का नाम रखा था B। अब उन्होंने कहा था कि इस रिंग के जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस रिंग के सेंटर पे कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड होगा और इसी तरह से इस रिंग के कुछ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है बेटे। तो मान लीजिए इस रिंग के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड को अगर, चूंकि नाम ए रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड को भी अगर मैं BA कह दूं और इसी तरह से इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो BB है, तो आपसे पूछा गया बेटे कि BB अपॉन BA का रेशियो क्या होगा। BB अपॉन BA का रेशियो क्या होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू दिस सिस्टम, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू दिस सिस्टम का रेशियो अगर हमें पता चल जाए तो यही हमारा क्वेश्चन है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप स्क्रीन को पॉज करें और कोशिश करें इसके सॉल्यूशन को बनाने की। देन आफ्टर मैं आपको इसका सॉल्यूशन तो दे ही रहा हूं, देखिएगा। होप सो आपने ट्राई किया होगा। चलिए बेटा आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगर हम इसके सॉल्यूशन पे ध्यान दें तो बेटा ये जो पहला वाला है, मैं सॉल्यूशन यहाँ लिख रहा हूँ लेकिन चीज़ों को यहीं से समझा रहा हूँ, देखना। इस केस में अभी हमने एप्लीकेशन जब देखा था तो रिंग की वजह से उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया था वो आया था म्यू नॉट I अपॉन 2R, म्यू नॉट I अपॉन 2R। तो बेटा ये तो पहले केस में हो गया, रिंग A के सेंटर पे इतना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अच्छा इसमें कितना हो जाएगा बेटे, देखिए B, देखिए फॉर्मूला वही है, म्यू नॉट I की जगह कितना बेटे 2I, तो आप क्या रखेंगे 2I अपॉन 2, R की जगह कितना है तो आप लिखेंगे 2R। ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब आपको रेशियो निकालना था किसका, BB और BA का, तो आप लिख लें BB अपॉन BA। BB की वैल्यू कितनी आई, म्यू नॉट I अपॉन 2R। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BA, म्यू नॉट I upon 2R also. Now I can write here mu naught I upon 2R again. Then this one and this one cancel by each other and the value we get 1. Then what is the ratio of BB upon BA? 1. या अगर वो ये भी पूछ लेते BA अपॉन BB का रेशियो क्या होगा, अगेन 1 आएगा। ठीक, अच्छा ये उन्होंने तो रेशियो पूछा था लेकिन क्या वो कुछ और भी पूछ सकते थे, बिल्कुल। अगर वो ये कह देते कि इनमें इसके मैग्नेटिक फील्ड और इसके मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन क्या है, तो आप जरा ध्यान से देखिएगा। हमने आंसर क्या निकाला है, हमने आंसर कैलकुलेट किया है BA अपॉन BB इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसको तो 1 अपॉन 1 कर सकते हो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा, BA इक्वल्स टू BB। क्लियर है? तो अगर आपसे सवाल बदल के भी पूछा जाए कि इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, तो आप बता सकते हैं कि दोनों के मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या है, सेम। तो होप सो आपको ये चीज समझ आई होगी। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बेटे आगे बढ़े ना। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन मैं फ्रेम करता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि हमारे पास एक रिंग है, इसमें करंट कितना है बेटे I और रेडियस कितना है R। ठीक, इस रिंग का नाम दे दिया A, सेम सवाल। और बेटा दूसरा एक रिंग है जिसके रेडियस को मैंने कितना कर दिया 2R और करंट कितना कर दिया I और इसका क्या नाम रख दिया B। अब अगर आपसे कोई पूछे कि आप बताइए A और B के मैग्नेटिक फील्ड के आपस में क्या रिलेशन है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो BA है और इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है BB है, तो आपको बताना है BA इक्वल्स टू हाउ मच
टाइम्स ऑफ BB। ठीक, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा, मुझे उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, मैं हिंट के तौर पे आपको यहाँ जरूर लिख दूंगा, एक छोटा सा हिंट में क्लू दे दे रहा हूँ आपको कि अब इस केस में भी क्या यूज करेंगे बेटा, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, B इक्वल्स टू या मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग रिंग या करंट कैरिंग कंडक्टर if conductor having radius r, current flowing conductor is I, then mu naught I upon 2r। ठीक, and what is the direction of magnetic field? तो डायरेक्शन के लिए बेटा हम लोग कौन सा रूल यूज कर रहे थे, राइट हैंड कर्ल रूल। तो राइट हैंड अपना लीजिए, करंट डायरेक्शन में मोड़ दीजिए, तो थंब कहाँ जा रहा है, बाहर। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इस केस में, आउटसाइड। ठीक, तो आउटसाइड के लिए सर्कल बना के क्या लिखेंगे आप, डॉट। तो होप सो आपको चीज समझ आ गई होगी। तो आसान है, कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बेटे आगे बढ़े, आइए अब सुनिए बेटा, हम लोग जो एप्लीकेशन सेकेंड पढ़ रहे थे उस एप्लीकेशन पे बहुत सारे कोरोलरी बनाई गई हैं, उनको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो सेकेंड एप्लीकेशन करके मैं एक छोटा सा हेडिंग बना रहा हूं, सेकेंड एप्लीकेशन। ठीक, या आप ऐसे बनाना है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे लिख लें आप, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू सेकेंड एप्लीकेशन। बेटा अब आप ये मत समझिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि टीचर जब बच्चों को पढ़ा रहा होता है तो जो लिखता है बच्चे उसे ही सब कुछ मान लेते हैं। जैसे मैंने ये हेडिंग बनाई और मैंने बोला कि सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ। अब आपके मन में आएगा कि सर सेकेंड एप्लीकेशन, पहले वाले को रिंग मानूं और सेकेंड को स्ट्रेट कंडक्टर मानूं, ऐसा नहीं है। आप पहले को स्ट्रेट कंडक्टर मान लें तो सेकेंड को आप रिंग बोल सकते हैं। तो ये कोई यूनिवर्सल नहीं है, बट चूंकि अपन लोग इसी स्टाइल में पढ़ रहे हैं तो हम इसी स्टाइल में उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए उसको सेकेंड एप्लीकेशन का नाम दे रहे हैं। जैसे क्या पढ़ा था हम लोगों ने कहा था कि अगर कोई कंडक्टर है जिसमें करंट I है और उससे d डिस्टेंस पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है कितना होगा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये 90 डिग्री है। तो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा भी था, तो ये अगर बेटे θ1 हो और ये कितना हो θ2 या φ2 φ1 जो भी आप ले लें, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन d साइन θ1 प्लस साइन θ2। ठीक, अब ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इस पे कुछ छोटे छोटे एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन की बेस पे कई सारे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। जैसे अगर मैं पहला एप्लीकेशन लिखूं तो ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए कि ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर कैसा है, फाइनाइट कंडक्टर है बेटे। देखिए ये कंडक्टर कैसा है, फाइनाइट। अभी मैं कंपैरेटिवली दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा। जैसे मैं बोलूं कि ये कंडक्टर कुछ ऐसा है, सॉरी नीचे कहां तक जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट, ऊपर कहां तक जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट। बेटे अगर ये कंडक्टर कैसा हो, इनफाइनाइट लेंथ का हो, कंडक्टर कैसा हो, इनफाइनाइट लेंथ का, इस केस में इससे d डिस्टेंस पर अगर अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो कितना होगा। आप शायद ध्यान से पेपर एनालिसिस करते हो तो देखिएगा, पहले MNR के पेपर हुआ करते थे, MNR और EPTU के नाम से बाद में वो आ गया, तो उसमें ये डायरेक्ट ये एप्लीकेशन ही पूछा गया था। तो मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पूछा गया तो यहाँ भी पूछा जाएगा, बट मैं ये जरूर आपको एश्योर कर दूंगा कि अगर किसी कंपटीशन में कोई न्यूमेरिकल पूछा गया है, कोई कॉन्सेप्ट पूछा गया है, इट मीन्स ये इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर कोई चीज़ पूछी जाती है तो उनका मतलब यही होता है कि बच्चे इस चीज़ों पे फोकस करें, क्योंकि ये चीज़ लाइफ लॉन्ग है, आगे काम आने वाली है। आप इंजीनियरिंग में भी, हाँ मैं एक बात बता दूं कि इंजीनियरिंग में भी जब भी पावर सिस्टम, पावर स्टेशन डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पे ये सब कॉन्सेप्ट यूज़ किए जाते हैं कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो करंट कैरिंग कंडक्टर कितनी दूर तक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो उतनी जितनी दूर तक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, आप देखते होंगे कि आपके एरिया, लोकल एरिया में जो पावर हाउस होगा वहाँ एक खोपड़ी के साथ 2 हड्डियाँ लगा दी जाती हैं। वो कैसे कोई कैलकुलेट करता है कि इस रेंज में डेंजर रेंज है, वो ऐसे कैलकुलेट करते हैं बेटे कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस कंडक्टर का एक मैग्नेटिक फील्ड बनाने का अपना एक रेंज होता है, एक दायरा होता है
उस दायरे या उस रेंज को ही हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो उस कंडक्टर से कितनी दूर तक वो मैग्नेटिक फील्ड सर्वाइव कर रहा है, तो उस एरिया को हम लोग उसको बाउंड्री बना के कवर कर देते हैं ताकि उस एरिया में कोई जाए ना और उसको कोई हार्म ना हो। ठीक, तो खैर ये तो रही लॉन्ग टर्म की बात है, बट हमें चूंकि यहाँ पढ़ना है इसलिए मैं यहाँ समझा रहा हूँ। और मैं ये कहना चाह रहा था इस बात से, ये चीज़ बेटा लॉन्ग लाइफ है, आगे तक आपको ये चीज़ काम आएगी। खैर बेटे आप देखिए यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो अगर ये कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का है तो इससे जब मैं इसको मिलाऊंगा तो ये चूंकि बहुत ऊंचाई पर है, इनफाइनाइट पर है, तो ये एंगल ऐसे देखिए, सोचिए कि अगर मैं इसको यहाँ से मिलाता तो एक एंगल बनता, यहाँ से मिलाता तो एंगल बड़ा होता चला जाता। अब जैसे जैसे ये इनफाइनाइट को टेंड करेगा, आप ऐसे सोचिए, आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, जैसे जैसे इनफाइनाइट को टेंड करेगा ये एंगल 90 को टेंड करेगा बेटे। ध्यान सुनिएगा, इफ कंडक्टर, अगर कंडक्टर का पॉजिटिव लेंथ यानी ऊपर वाला लेंथ इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो ये वाला जो एंगल होगा वह किसको टेंड करेगा बेटे? 90 को। आ रहा है समझ में? तो इस केस में आप θ1 क्या बोल सकते हैं? 90 डिग्री। इसी तरह से ये नीचे भी इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है तो ये एंगल किसको टेंड करेगा? 90 को। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये एग्जैक्ट 90 होगा, तो देखिए क्या कभी आप इनफाइनाइट तक पहुंच पाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है, बट अगर कंडक्टर की लेंथ बहुत ज़्यादा है तो उसे हम क्या मानते हैं? इनफाइनाइट। और अगर वो इनफाइनाइट है तो ये एंगल किसको टेंड कर जाएगा? 90 को। ठीक, अब प्रैक्टिकली फील भी कर सकते हैं कि अगर आपके सर पे ओवरहेड लाइन जा रही है और आप नीचे से बैठ के देखें तो दूर आपको ऐसा लगता है जैसे वो जमीन पे टच हुआ है। तो अगर वो जमीन पे टच हुआ है, वहाँ ग्राउंड से मिल रहा है, तो आपकी आंखों के साथ कैसा है? सीधा है। यानी इसके साथ आपका एंगल कितना बन रहा है? 90। देखिए ये डिस्टेंस d और यहाँ से एंगल कितना हो गया? 90। तो प्रैक्टिकली भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो बेटा ये θ1 और ये θ2 भी कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक, तो आप इसको मैथमेटिकल भी समझ सकते हैं, प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं, कोई उसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। θ1 पता चल गया, θ2 पता चल गया और d डिस्टेंस है हमारे पास, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये निपटाते हैं जल्दी जल्दी। μ0/4π भी लिख सकते हैं बेटा आप इसको, और सॉरी μ0/4π I/d, करंट कितना बेटे? I/d और साइन θ1, तो क्या लिखोगे बेटा? साइन 90 प्लस साइन 90। सोचो साइन 91 साइन 91 कितना हो गया वैल्यू? ये वैल्यू किसको टेंड कर गई? 2 को, और ये 2 और ये 2 बेटे कैंसिल। समझ आ रहा है ना? साइन 90 साइन 90, 1 1 + 1 2 2 2 कैंसिल। बट तो बी कितना आया? डायरेक्ट बेटा याद रखना है μ0I/2d, μ0I/2d। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। देखिए आइए सुनिए, तो पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट सुने, इसके 3 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। मान लीजिए बेटा ये कंडक्टर कुछ ऐसा है, ठीक। अब देखना ये ऊपर अपर पोर्शन इसका किसको टेंड कर रहा है? इनफाइनाइट को, बट लोअर पोर्शन यही खत्म हो गया बेटे। ठीक, अब किसी ने कहा कि यहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड बताइए d डिस्टेंस पर कितना होगा यहां पे। ठीक, तो ऐसे वायर को कहते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर। देखिए यहां क्या था? इनफाइनाइट, ये क्या हो गया? सेमी इनफाइनाइट। आप बिल्कुल पजल ना हो, जैसे ही मैं इस चीज़ों को खत्म करूंगा एक साथ कंक्लूड कर दूंगा, चीजें याद हो जाएंगी। ये ऐसे वायर को क्या कहेंगे हम लोग? सेमी इनफाइनाइट वायर, या वायर के प्लेस पे आप कंडक्टर शब्द भी यूज कर सकते हैं। सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर या सेमी इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, बोथ कैन यूज्ड। ठीक, तो सेमी इनफाइनाइट हो गया। अब सोचो बेटा अगर मैं यहां से θ1 लिखूं तो θ1 कितना होगा? ये वायर ऊपर कितना जा रहा है? अपर हाफ कहाँ जा रहा है बेटे? अपर हाफ तो सर इनफाइनाइट को जा रहा है। तो अगर ये इनफाइनाइट को जा रहा है तो ये एंगल किसको टेंड करेगा? सर 90 को। तो θ1 कितना हो गया बेटे? 90। अब सोचो नीचे तो कोई वायर ही नहीं है। अब अगर आप ऐसे फील करिए, मान लीजिए कि ये ऐसा एंगल बना रहा था, ये नीचे वाला पोर्शन था, इतना एंगल बना रहा था। अब अगर मैं इसको छोटा कर दूं, तो ये एंगल भी देखिए छोटा हो गया। पहले कितना एंगल था? ये बड़ा एंगल था,
अभी एंगल क्या हो गया, छोटा। अब मैं इस वायर को और छोटा कर देता हूँ, चलिए इतना छोटा कर दिया तो बेटा क्या एंगल और छोटा हो गया। और अगर इस पॉइंट को मैं यहीं अटैच कर दूं तो थीटा किसको क्या हो जाएगा बेटे, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर बेटे लोअर पोर्शन हमारा, लोअर पोर्शन में वायर ही नहीं है तो हमारा जो θ2 होगा बेटे, θ2 होगा वह कितना हो जाएगा, 0। θ1 90 क्योंकि वायर इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, और θ2 नीचे वायर ही नहीं है तो कितना हो जाएगा, 0। अब कुछ नहीं, आपको θ1 पता चल गया, θ2 पता चल गया, d पता चल गया, तो यहाँ पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लिखना है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं म्यू नॉट। अगर आप समझ रहे हो तो मैं बिल्कुल टाइम ना लेते हुए आंसर लिख दूं, चलिए लिख ही देता हूँ। साइन θ1 कितना बेटे, 90, तो साइन क्या लिखोगे, 90, और θ2 बेटा कितना, 0, तो साइन 0, साइन 0 कितना, 0, 90 की वैल्यू 1, तो b इक्वल्स टू कितना आ गया बेटे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई d। कॉपी करें, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल मत घबराइएगा। अब लग रहा होगा थोड़ा ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, ये सब 12th में पढ़ा दिया जाता है, ठीक है, तो चीज़ों को समझते चलिएगा। चलिए बेटा थर्ड केस देखते हैं, जल्दी से आ जाइए। थर्ड केस बेटे, मान लीजिए कि ये वायर है और वायर से ये जो d डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे वो d डिस्टेंस पे ना होके इसी वायर पे अगर आपसे कोई पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, आ रहा है समझ में, तो बेटा इस केस में d की वैल्यू कितनी हो गई, 0, d की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब इस चीज को फील करिएगा बेटे, देखिए इसको प्रैक्टिकली फील करिए, आप मेरे उंगलियों को देखिएगा। मान लीजिए कि ये दीवार है या एक बोर्ड है और मैं यहाँ पे अपने हाथ को रखा हूँ, तो ये डिस्टेंस d है, तो इससे ये एंगल θ1 है, और इससे मान लीजिए कि ये बेटा ये बोर्ड है और मैंने यहाँ पे हाथ रखा हुआ है, तो इससे ये एंगल θ1 है और नीचे वाला एंगल कितना, θ2। अब मैं इसको करीब लेके जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, और जैसे मैं टच कर दूंगा, जैसे मैं यहाँ टच कर दूंगा, ऊपर वाला एंगल क्या हो गया, 0, नीचे वाला भी एंगल क्या हो गया, 0। बट एंगल तो एक ही एंगल क्या होता है, इस एंगल, छोटे एंगल क्या माने जाते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो बेटा एंगल का तो अपना डायरेक्शन है, तो अगर मैं इसको यहाँ टच कर दिया और ऊपर वाला एंगल आप 0 बोल रहे हैं, तो इसी डायरेक्शन में नीचे वाला कितना हो जाएगा, 180, नीचे कितना हो जाएगा, 180। यानी इस केस में अगर आप, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी इसको डिस्कस करा था, इस केस में अगर देखें आप, θ1 तो कितना हो जाएगा, 0, और θ2 कितना हो जाएगा, मैं फिर से इसको बोल रहा हूँ, सुनिएगा। सोचिए बेटे कि ये हमारा कंडक्टर है, ये कंडक्टर है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और मैं इस d डिस्टेंस को यहीं पे आके, चलो मैं ऐसा वर्टिकल दिखा रहा हूँ शायद अब फील आ जाए, इससे d डिस्टेंस ये था और मैं d को कम करके यहीं पे ला के रख दिया, तो जब मैं यहीं रख दूंगा तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 0, और ये वाला कितना हो जाएगा, यहाँ से हाथ बढ़ाइए, ये पूरा 180। देखिए ये एंगल 0, ये देखिए ये d था, ये d था, ये θ1 था, देखिए ये क्या है, d, और ये क्या है, θ1, और मैं जैसे इसको टच कर दिया, ये θ1 क्या हो गया, 0, और θ2 कितना हो गया, 180। ठीक है, खैर साइंस के स्टूडेंट के पास विजन होता है, अगर आप 3D में समझ पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, बाकी मैंने समझाने की कोशिश तो करी आपको। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, करंट कितना बेटे, I, अपॉन कितना, D, और साइन θ1 कितना, साइन 0, प्लस साइन कितना बेटे, 180, साइन 180 कितना, तुरंत आंसर आना चाहिए 0। सभी तो रूट होते हैं ना बेटे, 0, 180 वगैरह, पाई वगैरह साइन के ग्राफ के रूट होते हैं ना ये तो ये कितना हुआ, 0 + 0, 0। ओह माय गॉड, बी कितना गया, 0। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से कई सारे पॉइंट बनाए जा सकते हैं बेटे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कोई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पूछे तो क्या बोलोगे, सर 0। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, वायर में करंट होना चाहिए, और कोई यहाँ पूछे तो भी 0, तो भी बी कितना, और कोई अगर यहाँ पूछे तो सर ये फिर वही बात, ये पॉइंट यहीं ला के रख दीजिए, तो θ1 कितना, 0, θ2 कितना, 180, तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड कितना, 0। कहने का मतलब कि अगर बेटे हमारे पास ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और इस करंट कैरिंग कंडक्टर के डायरेक्शन में कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो हमेशा क्या बोलना है आपको, 0। यहाँ भी बी कितना होगा, 0। अगर करंट कितना है, I, ऑफ कोर्स यहाँ भी बी कितना होगा, 0। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे कंक्लूड करूँ इन सब चीज़ों को।
चलिए देखिए, तो हमने काफ़ी चीज़ों को स्टडी किया। हमने क्या स्टडी किया? स्ट्रेट कंडक्टर है, फाइनाइट है, ध्यान सुनिएगा, स्ट्रेट कंडक्टर है, फाइनाइट है तो θ1 + θ2, इनफाइनाइट है तो θ1 90। मेरे साथ साथ याद रखिए, ऐसे याद रखना है, आखिर मुझे याद है तो आपको भी याद हो जाएगा। फाइनाइट है तो θ1 + θ2, इनफाइनाइट है तो 90 90, सेमी इनफाइनाइट है तो 0 90, नीचे वाला 0 अपर वाला 90। और बेटे अगर कंडक्टर पर ही है तो मैग्नेटिक फील्ड ही 0 हो गया। ठीक, तो आपको चीज समझ आई होगी, मुझे लगता है क्लियर है आपका कॉन्सेप्ट। ठीक, चलिए बेटा आगे बढ़े। चल देखिए, तो यहां तक चीजें समझ आ गई हैं। आइए कुछ और एक बात कर लेते हैं, छोटी छोटी बातें। जैसे क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए कि हमारे पास एक स्क्वायर ऐसा है, स्क्वायर जिसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? I। साइड कितनी है? स्क्वायर थोड़ा ढंग से बना दो बेटे। चलो, करंट कितना है? I। कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? कौन सा डायरेक्शन हुआ ये? सर क्लॉकवाइज। साइड लेंथ कितनी है? A। और ये साइड में कितनी है? A। दो चीजें इसमें पूछी जाती हैं। अगर सवाल छोटा बनाया गया तो ये पूछेंगे हो कि इसके सेंटर पे, अच्छा स्क्वायर का सेंटर क्या होता है? सर डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, यानी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड को मैं BC बोलूं तो दो सवाल यहां पूछे जाते हैं बेटे कि स्क्वायर है तो इसमें आप दो चीजें बता दीजिए, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा बेटे डायरेक्शन। क्लियर है? चलिए, तो 1 बाय 1 सबसे पहले डायरेक्शन है, छोटी चीज है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, वो आप बहुत हेल्दी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखिए, सुनिए ध्यान से देखिएगा। जब आपके सामने क्लोज लूप आए, मैं कहूँ शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, को समझिएगा इस चीज को। जब ऐसे तो आप इसको फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से कई तरीकों से समझ सकते हैं, बट मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, शॉर्टकट को समझिएगा। जब करंट का क्या आए? क्लोज लूप, तो आप हमेशा क्लोज लूप का फंडा लगाएं। जब करंट क्या बनाए? क्लोज लूप, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करने के लिए क्लोज लूप का फंडा या कॉन्सेप्ट लगाएं। क्या है वो कॉन्सेप्ट? मैं पीछे बता चुका हूं। राइट हैंड को स्ट्रेच करें इस तरह से, 4 फिंगर एंड थंब। राइट हैंड को ऐसे स्ट्रेच करिए, 4 फिंगर एंड थंब बोथ आर इन पैरेलल। दोनों कैसे होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। और फिर इसको कर्ल कर लें और इसको मोड़े करंट की डायरेक्शन में। तो आइए मोड़ते हैं बेटा। राइट हैंड स्ट्रेच किया, करंट की डायरेक्शन में इसको मोड़ना शुरू कर दिया। ओह, जैसे ही आप इसको करंट की डायरेक्शन में मोड़ रहे हैं, थंब कहां जा रहा है? इनसाइड, यानी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? इनसाइड होगा। यानी डायरेक्शन क्या हो गई? इनसाइड। और इनसाइड के लिए क्या बना दोगे? क्रॉस। क्लियर है? और इसको अपने ऑर्डिनरी लॉ से सीखें। तो लॉ क्या कहता है? थंब को किस में रखना है? करंट को। और पुश, पाम का ये जो पुश है वो किसको बताता है? मैग्नेटिक फील्ड को। बेटा ये थंब किसकी डायरेक्शन में? करंट। तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां? सर इनसाइड। सर इधर करंट कैसा है? ऐसा। तो थंब को कहां रखना है? करंट में। पुश कहां गया? इनसाइड। सर ये कहां जा रहा है? नीचे। आइए, तो ये कहां जा रहा है? सब नीचे। करंट कहां जा रहा है? नीचे। कहां जा रहा है? पुश, इनसाइड। ये कहां जा रहा है बेटे? इधर। इसको इधर बनाइए, ये इधर। तो ये कहां जा रहा है? इनसाइड। यानी इस वायर की वजह से भी इनसाइड, इस वायर की वजह से भी इनसाइड, इस वायर की वजह से इनसाइड और इस वायर की वजह से भी इनसाइड। तो आप चाहे कर्ल रूल लगाएं या चाहे अपना ऑर्डिनरी मेथड लगाएं, थंब वाला। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्शन क्या हो गया? इनसाइड। हाँ, एक चीज़ और, अगर किसी बच्चे को डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई दिक्कत है, तो आप मेरे नंबर पे कॉल या मैसेज करके मुझे तुरंत इन्फॉर्म करें। मैं आपके डाउट्स वहीं सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है? चलिए, तो डायरेक्शन तो पता चल गया। अब आते हैं बेटे इसके मैग्नीट्यूड पे। आइए बढ़ते हैं। तो डायरेक्शन लिख लीजिएगा ऐसे, स्क्रीनशॉट ले लें आप। आइए मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। देखिए मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, सुने। आप इसको ऐसे देखें कि अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं और इसको ऐसे मिला दूं,
ठीक, चूंकि ये स्क्वायर है और इसको ऐसे मिला दो, तो ये लेंथ कितनी होगी a/2, लेंथ कितनी होगी a/2। ठीक, अब मुझे यहाँ पे जो कि मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, लेंथ हो गई a/2, तो ये लेंथ भी कितनी होगी सर a/2 होगी, यानी ये लेंथ भी कितनी होगी a/2। अच्छा, ये वाला एंगल कितना होगा 45, सर ये 90, अरे स्क्वायर की प्रॉपर्टी है बेटे, और ये भी कितना 45, तो ये 45 और ये एंगल भी कितना 45। ठीक, तो अब मैं थोड़ा सा इसको यहां बना देता हूं, देखिएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, θ1 कितना है सर 45, θ2 कितना है बेटे 45, और d कितना है सर a/2। बताइए फाइनाइट है कि इनफाइनाइट, सर इसकी लेंथ तो यहाँ से यहाँ तक है और इसकी पूरी लेंथ कितनी है a, पूरी लेंथ कितनी है a, तो कंडक्टर कैसा हुआ फाइनाइट। फाइनाइट के केस में कौन सा फॉर्मूला, μ0/4πi/d sin φ1 प्लस sin φ2। ठीक, तो बेटा फॉर्मूला रख लीजिए, या sin θ1 प्लस θ2। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, b = μ0/4π। ध्यान रखिएगा बेटे, μ0 की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁻⁷। 4π को इसको नीचे ले लीजिए, तो μ0/4π को क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻7। तो आप डायरेक्ट इसकी जगह पे 10⁻⁻7 भी पुट कर सकते हैं। ठीक, I/d, d क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर टू द पॉइंट एट विच वी आर गोइंग टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड। ये बेटा यही तो मेरा d है, d कितना है a/2, तो I/d लिखेंगे तो d की जगह क्या लिखेंगे a/2। चलो मैं इस स्टेप में लिख देता हूं, बाकी आप जानते हैं 2 उछल के ऊपर चला जाएगा। और sin φ1, तो sin φ1 कितना sin 45, sin φ2 कितना sin 45। ठीक बेटा, मैंने शॉर्टकट लिखा है, आप साइन समझ लीजिएगा इसको। देखिए बेटा, तो अगर मैं b लिखूं तो b = कितना हो जाएगा, इसको चाहे तो 10⁻⁻7 लिख दें, या आप रहने दें ऐसे डेटा के साथ रखें, कोई बात नहीं। μ0/4π, 2 पलट के ऊपर चला गया, 2i/d की जगह बेटे a है ना हमारा, तो 2i/a, और ये कितना sin 45 √2, 1/√2, और ये कितना 1/√2, कितना हो जाएगा √2 LCM हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 और 2/√2, 2/√2 मतलब √2। ठीक, तो ये किसको 10 कर रहा है, इसकी पूरी वैल्यू कितनी है √2। अरे इतना तो कैलकुलेशन आना चाहिए बच्चे, आप IIT के स्टूडेंट हो। b = μ0/4π 2i/a × √2। ठीक, अब चूंकि इसकी वजह से भी इतना बनेगा, इसकी वजह से भी इतना ही, और इसकी वजह से भी इतना ही, यानी सारे साइड लेंथ बराबर बराबर मैग्नीट्यूड के मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना, BC कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ B हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ B, तो 4 और B की वैल्यू कितनी है μ0/4π 2i/a × √2। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यू गेट आंसर। ठीक, तो होप सो आपको समझ आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटे, तो एक न्यूमेरिकल मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। ठीक, जो मेरे ख्याल से 2003 में आया था जेई के, आप उसको करिएगा, उसको समझिएगा, उसको देखिए। है क्या क्वेश्चन, क्या बेटे, उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछ लेता हूँ। चलिए आइए एक चीज डिस्कस कर दो नोट करके। देखिए, मान लीजिए कि बेटा ऐसा है सेटअप जिसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे आई। अगर आपसे कोई पूछे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सोचिए अगर ये, ध्यान सुनिएगा, अगर ये एक्स प्लेन है, कौन सा प्लेन है एक्स, और
और ये आप इसको ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, अगर इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, आउटसाइड। ठीक, ये लॉजिक आपको यूज करना है यहाँ पे, आउटसाइड। ठीक, और मैं साइड में ही बना दूं, अगर ये ऐसा हो तो ये कैसा हो गया, करंट ऐसा, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा, इनसाइड, ये आई, ये आई। ठीक, इसी चीज को यूज करना है। उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने कहा कि एक कॉइल ऐसा है, एक कॉइल ऐसा है, ध्यान से देखिएगा, ये कॉइल ऐसा है और ये कॉइल ऐसा है। इस कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है I1 है, इसका जो रेडियस है वो R1 है। ठीक, और ये जो कॉइल है इसका रेडियस R2 है और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है I2। इसमें करंट कितना है, I1, रेडियस कितना R1, और इसमें करंट कितना I2 और रेडियस कितना R2। अब आपसे बताना है आपको फाइंड बी नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है। ठीक, तो ये आपका होमवर्क होगा। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको वॉच करें, देखें, समझें, और कहीं कोई डाउट हो तो हमसे पूछें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू, बाय बाय।